हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ऋतिक राज एंड आज बात करेंगे सीक्वेंस इन सीरीज पार्ट 2 की। और इस वाले वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं जीपी एज वेल एज एजीपी। तो जीपी का फुल फॉर्म आप सबको पता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड एजीपी होता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये दो टॉपिक हमारे टारगेट पे हैं आज। तो पहले से शुरू करते हैं जिसको हम कहेंगे जीपी। हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखा था कि किसी भी नंबर में कुछ ऐड कर देंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करें और ये काम हम बार बार करते चलें तो एक प्रोग्रेशन बन जाता है, और वो जिस टाइप का प्रोग्रेशन बनता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब जीपी में होता है कुछ सिमिलर टाइप की चीज़, लेकिन इंस्टेड ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये 6 बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो ये 12 बन गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 बन गया, एंड दिस गोज ऑन। तो ये जो 3, 6, 12 एंड 24 हैं, ये सारे के सारे नंबर्स जीपी कहलाती है। इनका जो एक ग्रुप है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी कहलाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करूँ, आई कैन डिवाइड इट एज वेल। मान लीजिए मेरे पास 6 था, अब 6 को ना मैंने 1/3 से डिवाइड किया, तो 1/3 से या फिर 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई हो गया ना, फिर तो 3 से डिवाइड किया। जब 3 से आपने डिवाइड किया तो 2 बना, फिर से आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये 2/3 बना, फिर से जब आपने 3 से डिवाइड किया तो ये 2/9 बना। और इस तरीके का प्रोग्रेशन भी 6 2 2/3 2/9 एंड सो ऑन, ये भी एक जीपी कहलाता है। ठीक है, अब इनकी कोई लिमिट लगा दें। मानो यहाँ पे कोई nth टर्म है, यहाँ पे कोई nth टर्म है, तो ये जीपी टू ऑफ द वन जीपीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फाइनाइट जीपी। तो जहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो हो जाती है फाइनाइट जीपी, और जहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है वो हो जाती है इनफाइनाइट जीपी। अब यहाँ पे जो 2 and 3 थे, दिस 2 and this 3, ये एक्चुअल में कहलाते हैं कॉमन रेशियो। तो 2 and 3 हर बार अलग अलग आता है, तो इसको हम जनरलाइज नाम दे देते हैं आर से, और इस आर को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। इसको अभी मैं सारे फॉर्मूलेज आपको समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे ये जो 2 है और जो ये 3 है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको आप बोलते हो कॉमन रेशियो। ठीक है, अब ये कॉमन रेशियो आता कैसे? अगले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करके कॉमन रेशियो मिलता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे 3, 6, 12 एंड 24 है, तो ये आपका जीपी था। तो जो अगला टर्म मतलब बाद वाला टर्म है उसको जिसके जस्ट पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो इस केस में 6/3 2 मिल जाएगा, 12/6 अगेन 2 मिल जाएगा। मतलब हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, कॉमन होगा, इसीलिए कॉमन रेशियो। मतलब नाम बड़े सिंपल तरीके से रखे गए, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीपी को अगर मुझे जनरलाइज करना हो तो इसमें वही टर्म्स वैसे ही होते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। एंड एज आई सेड, अगर एक लिमिटिंग फैक्टर है, एक नंबर एंड हो रहा है, तो ऐसी जीपी को हम कहते हैं फाइनाइट जीपी। दिस काइंड ऑफ जीपी इज नोन एज अ फाइनाइट जीपी। और फाइनाइट जीपी को डील करने के लिए अलग सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, और इनफाइनाइट को डील करने के लिए अलग सेट ऑफ फॉर्मूलेज। तो सबको देखते हैं। यहाँ पे जो पहला टर्म था, जैसे इसमें 3 था और इसमें 6 था, तो ये जो पहले टर्म्स होते हैं, ये पहले टर्म्स आपके कहलाते हैं फर्स्ट टर्म, जैसे आपका एपी में भी हो रहा था। तो A1 को वी कैन कॉल इट एज A। जो इसके अगली बार टर्म होगा उसमें R मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये AR हो जाएगा, ये फिर आपका AR का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका ये AR का क्यूब हो जाएगा, एंड ये चीज़ चलती जाएगी। अब आप नोटिस करो, अगर A1 है तो R की पावर कुछ नहीं है, A2 है तो R की पावर यहाँ पे 1 है, A3 है तो R की पावर 2 है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न हम आगे जनरेट करते चलें तो ये बन जाएगा A इंटू आर की पावर n-1। मतलब वट एवर द सबस्क्रिप्ट, उसी की एक कम पावर करके आप r पे लगा दोगे, एंड ये आपके जनरल टर्म्स बन जाएंगे। तो जो nth टर्म होता है किसी भी जीपी का, nth टर्म ऑफ अ जीपी, उसको हम डिफाइन करते हैं an से, और दिस an इज बेसिकली ar की पावर n-1। ये हो गया आपका nth टर्म। आई होप दिस मेक सेंस। बहुत ईजीली आप इस चीज़ को कर सकते हो, जहाँ पे ये जो A है, A स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, A स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म, एंड R स्टैंड्स फॉर द कॉमन रेशियो। n वो नंबर है जिस पोजीशन पे आप निकालना चाह रहे थे, R स्टैंड्स फॉर द कॉमन रेशियो। अब इस R की वैल्यू आपको कैसे मिल सकती है? आप अगर A2 को A1 से डिवाइड कर दो आपको R मिल जाएगा, या फिर
आप A3 को A2 से डिवाइड कर दो, आपको R मिल जाएगा, या फिर आप A4 को A2 से डिवाइड कर दो, आपको R मिल जाएगा। तो अगर मुझे इसको जनरलाइज करना हो R की वैल्यू को, तो हम कह सकते हैं AN डिवाइडेड बाय AN माइनस 1। तो कोई भी टर्म उठाओगे उसके जस्ट पहले का टर्म लेना है और डिवाइड कर देना है, आपको मिल जाएगा। और n की वैल्यू 2 से शुरू होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म, nth टर्म, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। बट मेन जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं ऑन सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ अ फाइनाइट जीपी, सम ऑफ अ फाइनाइट जीपी। कोई भी टाइप की जीपी हो, अगर उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, आप आराम से उसका सम निकाल सकते हो, जितना बड़ा ही आंसर क्यों ना आए, बट सम उसका आराम से निकाला जा सकता है। तो जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा, a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस एंड दिस गोज ऑन प्लस में ए आर की पावर n माइनस 2 प्लस में ए आर की पावर n माइनस 1। तो जो लास्ट टर्म होगा, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वी कॉल इट एज सम ऑफ n टर्म्स। ऑल्दो मुझे ये ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सम ऑफ n टर्म्स हैं, तो इस तरीके से पहले टर्म से लेके लास्ट टर्म तक आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो सम निकालने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम सम को कैलकुलेट करते हैं, उसको समझो। तो मान लीजिए मैं इसी में s में इस पूरी इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब मैंने इसको r से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस में डॉट 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 जाएगा। और ये देखो, इसमें अगर मैंने 1 मल्टीप्लाई कर रखा है ना, तो ए आर मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो जाएगी, ए आर की पावर n माइनस 1 और ए आर की पावर n हो जाएगी, बिकॉज r इज बिंग मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा, बस सिंपल सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, या 1, हाँ जैसे भी मानना है, 1 एंड 2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो, सब्ट्रैक्शन का भी एक तरीका होता है। ये जो लिखा है हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्यों ना मैं कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करूं। ठीक है, क्यों ना इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो मेरा पहला टर्म है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 0 लिख सकते हो, 0 प्लस समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा s माइनस आर टाइम्स ऑफ s इज इक्वल्स टू a माइनस 0 a होता है। बाकी यहाँ पे देखो सबके साइन ना चेंज हो जाएंगे, और अगर सबके साइन चेंज होंगे तो प्लस ए आर माइनस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड दिस गोज ऑन। ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, बचेगा भी ना कुछ, ए आर की पावर n बचा। अब आप चाहो तो इसमें चाहो क्या ले लो भाई, a कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस आर की पावर n आ जाएगा, और इधर s कॉमन लोगे तो 1 माइनस आर आ जाएगा। तो सम ऑफ द सीरीज, मुझे सिर्फ s की वैल्यू चाहिए, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये वाला फॉर्मूला आपके फाइनाइट जीपी का होता है। बट इसी फॉर्मूले में अगर मैं ऊपर नीचे माइनस साइन को कॉमन ले लूँ, ऊपर नीचे में माइनस साइन को अगर इसी में कॉमन ले लेता हूँ, this same thing can also be written as s is equals to a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो ये भी फॉर्मूला इसी का है, जीपी का, फाइनाइट जीपी का। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को डील करना है, एंड आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होगे, r शुड नॉट बी इक्वल टू 1। r अगर 1 हुआ तो ये फॉर्मूला काम करने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो r यहाँ पे 1 ना हो, बाकी कुछ भी हो, कॉमन रेशियो कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर 1, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिक सी बात थी, ये आप सब जानते हो जीपी के बारे में। अब हम बात करते हैं जिस पे एक्चुअल में क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, इनफाइनाइट जीपी पे। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स पे क्या करना है भाई। देखो, इनफाइनाइट टर्म्स कैसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, है ना, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, लेकिन नेवर एंडिंग सीरीज होगी। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस इन्फिनिटी से, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इसको ऐसे रीड करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब देखो, सम ऑफ, ये जो आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिख रहे हो ना, इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। हाँ, 2 वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो इन्फिनिटी ऑब्वियसली, और एक फाइनाइट वैल्यू। इनफाइनाइट टर्म्स की भी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है उस पर हम आते हैं, लेकिन एक इन्फिनिटी हो सकती है, एक फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सीरीज लूँ, s इज इक्वल्स टू 3 + 6 + 12 + 24 एंड सो ऑन,
और इन्फिनिटी। देखो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इनफाइनाइट बढ़ते जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स ये बढ़ते जाएंगे। तो जब ये सारे के सारे नंबर्स इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं तो इन्फिनिटी तो बना। तो यहाँ पे आप कॉमन रेशियो को ध्यान दोगे तो कॉमन रेशियो इस केस के लिए 2 है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज जिसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, भाई ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो सीरीज बन सकता था ना कि ये लेट से मैंने -3 लिख, बात तो वही है, मैंने मान लो 3 लिख दिया, फिर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 हो गया, फिर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, +12 हो गया, फिर -2 से किया +24, तो -24। ऐसे ये नंबर इनफाइनाइट अगर जाएंगे तब भी इनकी वैल्यू इनफाइनाइट टर्म्स में ही आएगी। इसके लिए r कितना था, -2 था। सो इट डजेंट मैटर प्लस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, अगर वो 1 से बड़ा है तो दैट मीन्स आपको ये इनफाइनाइट टर्म्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और इवन अगर आपकी ऐसी कुछ सीरीज भी बन रही है 2 + 2 + 2 + 2 एंड इनफाइनाइट, अब देखो ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं, कोई कॉमन रेशियो नहीं, कॉमन रेशियो तो 1 है, अगेन इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट ही आएगी। तो अगर मेरा मॉड ऑफ r ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब कि जो कॉमन रेशियो है 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, तो मुझे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो जो बच गया उसमें फाइनाइट मिलेगी। अब बचा क्या है, बचा है कि आपका जो मॉड ऑफ r है वो लेस देन 1 होना चाहिए। मॉड ऑफ r लेस देन 1, ये हमने मॉडुलस में बहुत ध्यान से समझा था कि इन दोनों सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, इसीलिए मैंने पहले मॉडुलस पढ़ाया है आपको, ताकि किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम चल रहे हैं तो आप समझ सकते हो। तो एनी टाइम यू आर गेटिंग r एज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में आपको हमेशा इनफाइनाइट सम ही मिलेगा, ठीक है। तो फाइनाइट का मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा इस केस में ऑब्वियसली, और अभी और भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। फाइनाइट मिलेगा आपको ऐसे केसेस में जब आपको दिया, देखो 1 + 1/2 + 1/4 एंड ये चीज़ चलती जा रही है, +1/8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स। ये भी देखो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन होगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे 1 है, ये 0.5 होगा, ये 0.25, 0.125, मतलब नंबर छोटे होते गए, एक कन्वर्जिंग सीरीज बन गई, एक छोटे नंबर पे कन्वर्ज होती जा रही सीरीज, और हर एक टर्म 0 के करीब जाता जा रहा है, जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है आपके 0 के करीब जाता जा रहा है। तो ऐसे का आंसर एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब ये फाइनाइट वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, वो होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स a/1 - r। आपको इसकी प्रूविंग में नहीं जाना है, बस समझना है कि मीनिंग क्या है। a अभी भी क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका, और r जो है वो अभी भी कॉमन रेशियो है। इनके जो वर्ड्स की मीनिंग की वो तो नहीं बदली, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, बस r की पावर n -1 हट गया, ठीक है। और 1 - r होता, r -1 नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो 1 - r हो गया, और यहाँ पे ये जो मॉड r है वो लेस देन 1 होना चाहिए। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, दिस इम्प्लाइज r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करनी चाहिए, तब ये फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है इसमें एग्जैक्टली यही हो रहा है कि आपके जो r की वैल्यू है वो 1 और -1 के बीचों बीच है, ठीक है। तो फाइनाइट आंसर आएगा, कैसे आएगा भाई, s = पहला टर्म है यहाँ पे 1 माइनस, अब इसमें अगर कॉमन रेशियो निकालना है तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, तो 1/2 आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो 1 - 1/2, तो आंसर इज 1/1/2 विच इज जस्ट 2। ये है एक फाइनाइट वैल्यू और ये है आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा है, इनफाइनाइट टर्म्स पे ही आपको जनरली मिलेंगे, और ओमेट्स के लिए तो भाई ये वरदान है आपके लिए, ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत आराम से ओमेट्स निकल जाएंगे आपके। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इट्स द सेम थिंग, सेम चीज़, सब कुछ सेम है। इसका कॉमन रेशियो भी 1/2 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, लेकिन a की वैल्यू 5 है। तो कोई नहीं, आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना था, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स योर फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो, तो 2 - 1/2 1/2, तो 5/1/2 विच इज 10। तो ये जो सीरीज है कन्वर्ज हो रही कहाँ पे, 10 पे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बहुत आराम से समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक छोटा सा बस कंसेप्ट याद रखना, इसकी वैल्यू 1 से छोटी और -1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब -1 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जीपी के हमने बेसिक फॉर्मूलेज भी पढ़ लिया, हर चीज़ जीपी के बारे में समझ ली है। अब जीपी में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं।
जैसे कि देखो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 5, तो इन्होंने बोला है कि इनफाइनाइट जीपी थी उसका जो सम है वो 5 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 9/5। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ना ए प्लस ए आर मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 9/5 है। तो पहले इसको ज़रा डील कर लेते हैं, बहुत ईजी सी चीज़ है। मानो मैंने इसमें ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस आर की वैल्यू 9/5 आ जाएगी, ठीक है। ये तो रखते हैं, अभी इसके यूज़ तो कर नहीं सकते, बट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे लिखते हैं, ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको r के टर्म्स में 5 इंटू 1 माइनस आर। समझे, a की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 इंटू 1 माइनस आर। तो लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन 1 एंड पुट इट राइट हेयर। अगर मैं a की वैल्यू इस वाले टर्म में डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 5 1 माइनस आर। a की जगह पे ये पूरा टर्म आ गया, a की जगह पे पूरा टर्म 5 इंटू 1 माइनस आर मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9/5। तो ये तो बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और इस 5 को अगर आप नीचे ले जाओगे तो 9/25 आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, आर स्क्वायर तो उधर चला गया, ये 1 माइनस 9/25 आ गया, जो होता है 16/25, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16/25, और r will be प्लस एंड माइनस 4/5। दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे इस तरीके से तो दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4/5। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, हमें a चाहिए। देखो क्वेश्चन हमारा किस पे, फाइंड द फर्स्ट टर्म, मेन हमारा तो क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 4/5, एक बार आप ये लिख दोगे 1 प्लस 4/5, और a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 4/5। तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे 5 ये आ जाएगा, 5 से देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहला टर्म आपका 9 आ गया, और इस केस में क्या होगा, 5 माइनस 4 1, ये 1 आ जाएगा। तो दोनों ही केस से मुझे ये मिल रहा है। अब इसमें अगर पहला टर्म ये है और मैंने क्या लिया है यहाँ पे -4/5 लिया है, -4/5 मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो मुझे 36/5, और दोनों का जो एडिशन करोगे 9/5 मिलेगा। तो a की वैल्यू 9 एंड a की वैल्यू 1 मेरे को मिल रही है इसके केस में। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालनी थी, दैट इज द फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो हमने AP में भी ये चीज़ समझी थी कि अगर आपको 3 टर्म्स कभी भी अज्यूम करने हो, जैसे क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 216 एंड दिस सम इज 19, तो फाइंड द नंबर्स। तो हमने जब AP में काम करा था तो a माइनस डी लिया था, a लिया था और a प्लस डी लिया था, जो 3 टर्म्स थे। तो GP में कभी भी ये काम करोगे तो 3 नंबर्स इन GP कैन बी रिटन एज a अपॉन r, a एंड AR। ये 3 नंबर्स हमेशा लेट करना GP में, इससे फायदा होगा। फायदा क्या होगा वो समझ लेते हैं भाई। द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इन GP इज 216, तो मैंने a अपॉन r, a और AR ले लिया। तो इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब a अपॉन r इंटू a इंटू AR, इसका जो प्रोडक्ट है वो 216 है। नोटिस करो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a क्यूब की वैल्यू 216 आ गई, दैट मीन्स द मिडल टर्म इज 6। a की वैल्यू मुझे मिल गई 6, ठीक है। जब ये मिल गया, आगे देखो, एंड देयर सम इज 19, मतलब कि a अपॉन r प्लस a प्लस AR, इसकी वैल्यू उन्होंने 19 बोल रखी है। अब a की वैल्यू आप कॉमन ले सकते हो 6, 1 अपॉन r प्लस 1 प्लस r, ये तो आएगा इक्वल्स टू 19। LCM ले लो, जब आप LCM लोगे 6 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 का r। सिंप्लीफाइड 6r स्क्वायर प्लस 6r, और इसको इधर ले आएंगे माइनस का 19r प्लस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे देखो 19r को मैं पहले ही लेफ्ट साइड में ले आया, इस 6 को मल्टीप्लाई किया, ये नंबर मिले, r को LCM लेके उधर भेज दिया था। आई होप इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आप अब समझ पा रहे होगे। तो आपको मिलेगा 6r स्क्वायर माइनस का 13r और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस का 4r, तो माइनस का 13 बन गया।
और 6 6 36 होता है, तो और -9 -4 36 होता है। तो यहाँ से आप 3r को कॉमन लोगे, यू आर लेफ्ट विद जस्ट 2r और माइनस में 3। फिर से माइनस को 2 कॉमन ले लो, 2r माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यू हैव 2r माइनस 3 एंड यू ऑल्सो हैव 3r माइनस का 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू या तो 3/2 है या फिर r की वैल्यू 2/3 है। अब इन दोनों ही टर्म्स के लिए जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। अब देखो मिडिल टर्म 6 है, ये मुझे पता है, दोनों के लिए ही मिडिल टर्म क्या है 6 है। अब r अगर 3/2 था और मेरा टर्म था a/r, तो यानी कि 6/3/2, तो 3 से ये कैंसिल 4 आ गया। तो जब 3/2 है r तो ये 4 6 और 9 बनेगा, जब 2/3 है तो ये 9 6 एंड 4 बनेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। तो जीपी में दो आंसर इसीलिए आते हैं क्योंकि जो 3 टर्म्स लिए हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, दोनों तरफ से वो जीपी बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है बिल्कुल, तो दोनों तरफ से ही बन सकता है, इसीलिए 2r की पॉसिबल वैल्यूज भी देखने को मिलती है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं है अपने पास, लेकिन जितने हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार कैट में पूछा जा चुका है, कैट में, मॉक्स में आपको भर भर के ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को डील करने का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है, वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर तरीका तो बात की बात है। तो क्वेश्चन लिखा है, इफ द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर ऑन द ग्राउंड, the ball bounces 4/5 times of every last bounce. Find the total distance covered by the ball till it stops. So पहले क्वेश्चन की बारीकियों को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जब तक नहीं समझोगे सॉल्व कैसे करोगे। मानो एक हाइट पे बॉल थी, इसको आपने नीचे फेंका और ये जो हाइट थी ये 500 मीटर की हाइट थी। अब अगली बार क्या हुआ, द बॉल बाउंसेस 4/5 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस हाइट एवरी लास्ट बाउंस। तो भाई 500 मीटर था, अब इसका 4/5 कितना होगा, मतलब कि ये नीचे लड़ी और ऊपर आई फिर वापस गई। अब देखो ये जो ऊपर जा रही थी बॉल, इस चीज़ को समझो, ये जो ऊपर जा रही थी ये 400 मीटर जाएगी। क्यों 400 मीटर जाएगी, बिकॉज 500 इंटू 4/5 इज 400 ओनली, ठीक है। अगली बार क्या होगा, 400 इंटू 4/5 दैट इज 320 ओनली। फिर क्या होगा, 320 इंटू 4/5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ चलती जाएगी। कब तक चलेगी आप खुद जान सकते हो। जब आप एक बार बाउंस कर रहे हो, बॉल इनफाइनाइट टाइम्स बाउंस कर सकती है जब तक वो एक रुक ना जाए। तो अगर ये 400 मीटर ऊपर जा रही है तो 400 मीटर वापस नीचे भी आई। अब वापस से जब ये ग्राउंड से टकराएगी तो कुछ कम डिस्टेंस जाएगी, जब जाएगी तो 320 गई, और क्योंकि 320 गई है तो वहाँ से नीचे भी आई है 320। तो ये वाला चीज़ सिनेरियो हर बार इस तरीके से चलता रहेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक बॉल एक हॉल्ट पे ना आ जाए करते करते। तो ये चीज़ होती रहेगी, ठीक है। बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो ये चीज़ होती रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर। ये डायग्राम आपको समझ में आया। मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से। देखो भाई 500 मीटर से फेंका, ऊपर गई 400, फिर 400 से नीचे आएगी, फिर 320, फिर 320 से नीचे, फिर उसका 4/5, फिर उसका 4/5, फिर 4/5, ये 4/5 होते 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 फ्लैट लाइन हो जाएगी। तो ये वाला कुछ फिगर आपको मिलेगा बॉल का डायरेक्शन, ठीक है। अब चलो लिख लेते हैं कि कितना बॉल ने बाउंस किया। लिख लेते हैं ना, बॉल ने कितना बाउंस किया। तो जैसे मैंने आपको समझाया, बॉल को हमने यहाँ से थ्रो किया, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो देखो जब फेंकी गई, ऊपर से नीचे बॉल फेंकी गई, तो बॉल ने ट्रैवल किया 500। मुझे इसी डिस्टेंस का सम निकालना है, कितना उसने टोटल ट्रैवल किया। तो बॉल ने ट्रैवल किया 500। जब यहाँ से टकरा के ऊपर गई तो उसने 400 ट्रैवल किया, लेकिन 400 ट्रैवल करने के बाद वो नीचे भी तो आई है उतना ही, क्योंकि जिस हाइट पे जाएगी उसी हाइट से वो नीचे आएगी। फिर वहाँ से फिर उसने बाउंस बैक करके सेम काम को रिपीट किया। मतलब 400 ना 2 बार कैलकुलेट होगा। सिमिलरली 2 इंटू 320 प्लस 2 इंटू एंड दिस गोज ऑन, और ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए जाएगा। तो आपको लिखना कैसे उसको हम समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा है, बड़ा परेशान मत होना। तो देखो होगा क्या, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना बॉल इंस्टेड ऑफ बॉल मैंने ऊपर से फेंकी है, मैं कह रहा हूँ बॉल मैंने नीचे से ऊपर फेंकी। ये जो मैंने ग्रीन काम किया मैंने एक्स्ट्रा किया है,
मुझे इसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना। तो जो भी यहाँ से इनफाइनाइट आंसर आ रहा हो, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स करने के बाद जो भी फाइनाइट आंसर आ रहा होगा, उसमें मैंने ये ग्रीन वैल्यू माइनस कर दी। जो भी आंसर हो, ये ग्रीन मैंने अपने मन से बनाया है, ये जो ग्रीन मैंने बॉल ऊपर फेंकी है वो मैंने अपने मन से बनाया है, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। लेकिन इसको यहाँ पे कंसिडरेशन में तो लूंगा। तो मैंने 500 ऊपर फेंकी, 500 नीचे आई, तो टोटल 2 इंटू 500 यहाँ पे ट्रैवल करी, फिर 2 इंटू 400, फिर 2 इंटू 320 एंड दिस गोज ऑन। समझे? तो लास्ट में मैंने 500 आके माइनस कर दिया। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो बैलेंस है, क्वेश्चन मैंने कहीं से चेंज नहीं किया। तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये क्या लिखा था? मैंने लिखा था 2 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 500, और इसका ये 4/5 टाइम्स है। जो 400 होता है, जो ओरिजिनल का ही 4/5 टाइम्स होता है। बात समझे? ओरिजिनल का ही 4/5 टाइम्स। ये 2 को आप कॉमन ले लोगे, फर्क पड़ेगा नहीं। फिर 2 इंटू 500 इंटू 4/5 का स्क्वायर। जो लास्ट टाइम गया था 4/5, फिर से तो 4/5 होगा ना, उसका भी 4/5, इसीलिए 320 आता है। जब 4/5 का आप स्क्वायर करोगे तो 320 ही आपको मिलेगा। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलेगी, और मैं एक्स्ट्रा में 500 माइनस करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये 2 इंटू 500 था ही नहीं, ये सिर्फ 500 था। वो मैंने अपने आप से 500 ऐड किया, तो अगर 500 ऐड करूंगा तो मुझे 500 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना? मैथमेटिक्स ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही। तो अब यहाँ पे देखोगे, आपका जो फर्स्ट टर्म है, सम कैसे आता है इनफाइनाइट सीरीज का? फर्स्ट टर्म 2 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/5। यहीं से क्वेश्चन बेटा आपका खत्म हो जाएगा। 1 माइनस 4/5। सब में अब 2 को कॉमन लेना चाहो, बिल्कुल कॉमन लो, जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो 2 इंटू 500 1 माइनस 4/5 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1000 है, नीचे आ जाएगा 1/5। 1 में से 4/5 माइनस करोगे तो 1/5। अच्छा, पूरा ही लिखते चलते हैं, हर एक लाइन में माइनस का 500 भी कर रहे थे, तो हर लाइन में माइनस 500 लिखेंगे हम। तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस का 500, दिस इज 5000 और माइनस का 500। तो टोटल बॉल ने जो ट्रैवल किया है वो 4500 मीटर किया है। ये जो कंसेप्ट है 2 को मल्टीप्लाई और मतलब 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, ये आपके क्वेश्चन को आसान बना देगा, वरना आप फालतू में कंफ्यूज होगे, लंबा आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ठीक है? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किसी भी ओमिट के लिए। ये इसका ग्राफ है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सब मैंने आपको समझा दिया। बॉल को हम यहाँ से फेंक रहे थे, मैंने बस इतना किया था आंसर सॉल्व करते समय कि एक्स्ट्रा मैंने ये डिस्टेंस ऐड कर दिया, बट मेरे आंसर में ये येलो वाला डिस्टेंस होना नहीं चाहिए, तो उसको लास्ट में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो बस ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है? ये है अगला क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करिए और आंसर देखिए। सबसे पहले खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग। सो देखो भाई, ना ये एपी है ना ही ये जीपी है। हाँ, ये एजीपी ज़रूर लग रही है भी एजीपी, लेकिन हम एजीपी के कंसेप्ट से नहीं कर रहे, इसको हम जीपी में तोड़ेंगे। अब देखो, तोड़ना फोड़ना आपके हाथ में होता है, कैसे आप चीज़ों को मोल्ड करो। एल्जेब्रा इज ऑल अबाउट मोल्डिंग थिंग्स। तो अगर आपको एल्जेब्रा आता है, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसके बाद देखो, इसको कैसे मोल्ड करेंगे। y को मैं लिख सकता हूँ x प्लस, इसको तोड़ते हैं, लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस साइन लगाया मैंने, जब वापस से प्लस साइन लगाया तो यहाँ से मिलेगा, देखो 3x स्क्वायर है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज x, 3x का क्यूब था तो x क्यूब प्लस 2x का क्यूब, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस 2x का क्यूब। या फिर आपको 2x का यहाँ पे देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रेक किया, ठीक है। x क्यूब प्लस 2x का क्यूब, आपको 3x का क्यूब मिलेगा। ओके, प्लस में यहाँ पे x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4, हाँ ठीक है, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4 ले लिया। उसके बाद प्लस में इसको ब्रेक करोगे तो x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 5। तो देखो, इस तरीके से मैं इसको ब्रेक करते हुए लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ना दो सीरीज बन जाती है मेरी, एक तो मिलेगा y इज इक्वल्स टू x, इन सब का ना पहला पहला टर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इनफाइनाइट टर्म्स थे, तो एक सीरीज मैंने क्या करी,
मैंने ये वाले टर्म्स उठा लिए, मैंने ये वाले सारे टर्म्स उठा लिए, ठीक है। फिर मैंने देखो बीच में प्लस साइन लगाया, फिर लिखा एक्स स्क्वायर, फिर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x का क्यूब प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में 4x की पावर 5 एंड ये भी इन्फिनाइट टर्म्स के लिए चल रहा था। तो बेसिकली मैंने 2 जीपी का क्रिएशन कर लिया। अब 2 जीपी का लग रही है, बट ये तो वही प्रॉब्लम आ गई जो स्टार्टिंग में थी, ये तो AGP बन रहा है। बट आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो y इज इक्वल्स टू, मैं एक लाइन बस एक्स्ट्रा और लिख रहा हूँ, इसके बाद आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस इनफाइनाइट टर्म्स, और इसमें मैं x को कॉमन ले रहा हूँ। x को कॉमन लेने का रीज़न देखना, x प्लस, अगर मैंने x कॉमन लिया है तो 2x का स्क्वायर बचा, 3x का क्यूब बचा, 4x की पावर 4 बची, तो एक एक कम होता गया ना, ये इनफाइनाइट टर्म्स आ गए। x कॉमन लेने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ले सकते हैं। अब नोट करो, ये है आपकी जीपी, जीपी है जिसमें पहला टर्म है आपका x, पहला टर्म है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। पहला टर्म भी x था, कॉमन रेशियो भी x था, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स कर दिया, प्लस में x, और ये जो चीज़ लिखी है और स्टार्टिंग में जो चीज़ दी गई है एकदम सेम है या नहीं, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड 4x की पावर 4, देखो एकदम सेम चीज़ है। तो अगर सेम चीज़ है तो आई कैन रिप्लेस इट विथ x एंड y, गॉट इट। तो यानी सीरीज को सिंप्लीफाई कर लिया इतने में ही, बस इतने में ही आ गया। तो व्हाट आई कैन गेट इस एक्स वाई को अगर मैं इधर ले आऊँ, नहीं भी लाऊँ कोई बात नहीं, मुझे y की वैल्यू निकालनी। तो y इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, 1 माइनस 0.4 0.6, क्योंकि x 0.4 दिया था, प्लस में 0.4 का y, गॉट इट। x की वैल्यू दिया था, अब ये हो जाएगा देखो 2/3, दिस इज जस्ट 2/3, इसको इधर ले आते, तो दिस इम्प्लाइज 0.6y इज जस्ट 2/3, ठीक है। अब सिंप्लीफाई किया तो y आ जाएगा 2/0.6 इंटू 3, तो यहाँ से डेसिमल हटा दोगे ये 20 बन जाएगा, यहाँ से इसको 3 लिख दोगे ये 10 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर इज बेसिकली 10/9 एंड दैट्स इट, यू कैन लीव इट राइट हियर। तो 10/9 आपका आंसर आ जाएगा, जस्ट हमें ब्रेक करना था। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये AGP का एक तरीके से आपके लिए इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जीपी का, और आपको अलजेब्रा को बस यूज करना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे, जो है AGP का कॉन्सेप्ट। अब देखो AGP क्या होता है, AGP एज द नेम सजेस्ट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दिखेगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दिखेगा, लेकिन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हम ना ट्रिक्स लगाएंगे, सब कुछ करेंगे और आंसर आएगा। अब देखो जनरली AGP भी जितना हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो इनफाइनाइट AGP पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि फाइनाइट को आप कन्वर्ट करो, फॉर्मूला याद करो, नहीं, फॉर्मूला होता है नो डाउट, बट करने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। AGP का आपको बस समझना है कि होता क्या है। तो कभी भी आपको इस तरीके से कुछ दिखे कि भाई 1/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर प्लस 7/3 की पावर 9 प्लस 10/3 की पावर 4, देखो ये चीज़ चलती जा रही है ना। नीचे क्या हो रहा है, न्नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, नीचे क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, और ये इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है। और ऊपर क्या हो रहा था, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है 3 इसमें ऐड होता जा रहा है, प्रीवियस टर्म में 3 आप ऐड करते जा रहे हो। तो जब आप नीचे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर 3 ऐड कर रहे हो, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी चल रहा है न्यूमरेटर में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी चल रहा है डिनोमिनेटर में। ऐसी सीरीज़ को हम AGP बोलते हैं। अब इसको करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक सा तरीका होता है, उस तरीके को आप समझ लो, कभी भी AGP आप भूलोगे नहीं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका जो दिया है ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको S मान ले, इसको मानते हैं S और इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सेइंग कि भाई ये जो है ये S की वैल्यू है, ठीक है। AGP का सॉल्व करने का तरीका इतना सही है कि आपको जो भी दिया है, जो भी इक्वेशन दी हो, उसके कॉमन रेशियो से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, दोनों से ही आपका आंसर आएगा। याद सुनो ध्यान से, जो भी सीरीज दी होगी S इज इक्वल्स टू समथिंग, जो भी इसमें कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है आपको, जो भी नंबर है उसी से आप इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, एक नई इक्वेशन का क्रिएशन करो। मैं लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन 1 बाय
आर, आर मीन्स द कॉमन रेशियो विच इज इक्वल टू 3, इस केस में 3 है। आर क्या 3, 1/3 नहीं है, हम सिर्फ डेनोमिनेटर को अलग देख रहे हैं, न्यूमरेटर को अलग देख रहे हैं। तो आर 3 था और ए आपका भी डी भी आपका यहाँ पे 3 था। ओके आगे बढ़ो, देखते। तो जब मैंने इसको ये किया तो लेफ्ट साइड में मेरे को मिलेगा s/3, लेफ्ट साइड में मुझे मिलेगा s/3, ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब प्लस 7/3 की पावर 4 प्लस 10/3 की पावर 5 एंड सो ऑन, एंड दिस गोज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये इनफाइनाइट टर्म्स देखो मिल रहे हैं आपको वापस से, क्योंकि आप जस्ट 3 से डिवाइड ही तो कर रहे हो, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जस्ट इन्फिनिटी ओनली, तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो अब देखो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अज्यूम इट टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है। तो s में से s/3 को आप सब्ट्रैक्ट करो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस नंबर को देखो, 1/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का क्यूब प्लस 10/3 की पावर 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनाइट टर्म्स थे। और इसमें से मुझे ये नई वाली सीरीज सब्ट्रैक्ट करनी थी, वो लेफ्ट साइड में भी किया, राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब प्लस 7/3 की पावर 4 प्लस 10/3 की पावर 5 एंड दिस गोज टिल इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट टर्म्स है। ओके नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट लाइन पे देखो, s माइनस s/3 आपका 2s/3 आ जाएगा, 2s/3 आ गया, और ये 1/3 कुछ माइनस नहीं हो रहा, 1/3 रहेगा। अब यहाँ से देखो 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर और इधर 1/3 का स्क्वायर, जिसका डेनोमिनेटर सेम रहेगा, मैच करेगा, उसको ही आपस में माइनस करना है। तो 4/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर विल गिव मी 3/3 का स्क्वायर, 7/3 का क्यूब एंड 4/3 का क्यूब विल गिव मी 3/3 का क्यूब, समझ रहे हो। फिर 10/3 की पावर 4 एंड 7/3 की पावर 4 विल गिव मी अ 3/3 की पावर 4। अब ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा और ये एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 2s/3 इक्वल्स टू 1/3 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि इसका इससे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ से मैं 3/3 स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने 3/3 स्क्वायर को कॉमन लिया, ये 1 बचा, प्लस में 3 तो कॉमन आ गया, वो तो 1 होगा, और 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/3, फिर 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 एंड दिस गोज टिल इन्फिनिटी। तो ये देखो इनफाइनाइट टर्म्स तक ये जा रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स तक ये सारे टर्म्स जाएंगे और ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आप 3 की ये वाली पावर कैंसिल आउट कर सकते हो, 1/3 बचा, ऑब्वियसली इतना ही बचा, इतने इसके बाद आप परेशान नहीं होना, हो गया भाई क्वेश्चन ख़त्म। यहाँ पे मैं आगे कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी है भी जगह, तो 2s/3 विल गिव मी 1/3 प्लस 1/3 इंटू पहला टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे आया, इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो। तो 2s/3 विल गिव यू अ 1/3 प्लस में 1/3 इंटू 3/2, ये आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, 2s/3 विल बी 5/6 विल गिव मी 5/6, तो 1 एंड 2, तो s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/4 एंड दैट इज़ द आंसर, ठीक है। तो AGP का क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ कॉमन रेशियो से डिवाइड या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, दोनों से ही आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा और एकदम सही आंसर मिलेगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी AGP का ही क्वेश्चन है। तो पहला काम क्या है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, देन सोल्यूशन देखो। तो डू इट फॉर अ मिनट एंड देन सी द सोल्यूशन। आई होप आपने अभी तक तो कर लिया होगा। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी वही करना है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और डिवाइड कर देंगे हम लोग कॉमन रेशियो से। तो जब कॉमन रेशियो से डिवाइड करोगे 1/2 बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस 5/2 बन जाएगा 5/2 की पावर 3, फिर से
ये 9/2 का क्यूब बन जाएगा 9/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो मैंने एक राइट शिफ्ट करते ही लिख दिया, इसको कुछ नहीं किया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ कम होता जाएगा, तो s माइनस एस अपॉन टू एस अपॉन टू ही बचेगा। तो s अपॉन टू, ये 1/2 को ऐसे बख्श देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस 1 विल गिव मी अ 4/2 का स्क्वायर, काटना नहीं अभी। 9 माइनस 5 विल गिव मी 4/2 का क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस लगाया। 13, ये भी 4/2 की पावर 4 आ जाएगा, एंड दिस गोज टिल इन्फिनिटी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो s अपॉन टू विल गिव मी 1/2 एज इट इज। अब मैं यहाँ पे 4/2 स्क्वायर कॉमन लूँगा, जो एक्चुअली सेम ही होता है तो कट जाएगा, लेकिन इसको काटने को पहले मना इसलिए किया वरना आप कंफ्यूज होते। 1 बचा प्लस में, अब 4 गया बाहर, 2 का स्क्वायर कॉमन गया, 1/2 बचा, ये 1/2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एंड दिस गोज टिल इन्फिनिटी। ये था इनफाइनाइट जीपी। s अपॉन टू की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1/2 प्लस में 1 इंटू में ये आएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी था। तो दिस बिकम्स 2 ओनली। तो वी कैन डायरेक्टली से कि ये जो s अपॉन टू है, ये जो s अपॉन टू है ये आ जाएगा 1/2 प्लस में 2, 1/2 प्लस में 2, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 टू द राइट साइड तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4, एंड द सम ऑफ द सीरीज इज 5। तो सम ऑफ द सीरीज इज 5 एंड दैट इज द आंसर। ये है आपका आंसर, और इसी के साथ जो AGP का कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। AGP के बाद हमारे पास बचता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैटर्न्स। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे अब अगले वीडियो में। उसके साथ हमारा ये सीक्वेंस इन सीरीज़ का जो टॉपिक है, कंसेप्ट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतने कम है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो आज कराए हैं, जो मॉक्स में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने आप प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करके यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर दूं, कोई दिक्कत कहीं नहीं जाना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।